कहानी की शुरुआत होती है पुराने जापान से, जहां हम आको नाम की एक जगह देखते हैं, जहां अब भी जमींदारों का शासन चलता है। कुछ सामुराई एक अजीब से लड़के को पकड़ कर लाते हैं। उस लड़के का नाम है काई, मगर कोई नहीं जानता कि वो आखिर आया कहां से। सबको शक था कि कहीं वो कोई भूत प्रेत तो नहीं। लोग उसे अपने राज्य में रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत सफेद थी और सब उससे डरते थे। लेकिन राज्य के मालिक लॉर्ड असानो ने कहा, ये लड़का यहीं रहेगा। असानो की बेटी मीका को भी वो लड़का अच्छा लगा और जल्द ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। समय बीतता गया और काई उसी राज्य में बड़ा हुआ, मगर हमेशा सबसे अलग, क्योंकि लोग उसे अब भी पराया समझते थे। फिर भी वो असानो की दया और मीका की दोस्ती के लिए शुक्रगुजार था। एक दिन कुछ शिकारी लोग जंगल में उस डरावने जानवर को पकड़ने निकले, जिससे पूरे गांव में आतंक मचा हुआ था। वो दैत्य 6 आंखों वाला था, इतना भयानक कि वो इंसानों को छोड़ो घोड़ों तक को हवा में उड़ा देता था। तभी हम यासानो नाम के एक सामुराई को देखते हैं, जिसकी तलवार हाथ से गिर गई और वो जानवर के सामने फंस गया। काई ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस राक्षस को मार गिराया। उसने न सिर्फ यासानो की जान बचाई, बल्कि उसकी तलवार भी उसे लौटा दी। पर यासानो ने गुस्से में कहा, काश मैं मर जाता, इससे अच्छा था कि किसी अपवित्र प्राणी ने मुझे बचाया। लोग मानने लगे कि काई कोई साधारण इंसान नहीं, कुछ अलग ही है। थोड़ी देर में बाकी सामुराई वहाँ पहुँच गए और सबको लगा कि राक्षस को यासानो ने मारा है। यासानो ने भी चुप रहना बेहतर समझा और सारा श्रेय खुद ले गया। वहाँ से जाते जाते काई की नजर एक अजीब सफेद लोमड़ी पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की थी। इसी बीच दूसरे राज्य नगाटो में वही सफेद लोमड़ी लॉर्ड कीरा के महल में पहुंचती है। अचानक वो लोमड़ी एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। असल में वो कीरा की जासूस थी। उसने कीरा को बताया कि लॉर्ड असानो को खत्म करने की उनकी योजना अभी तक सफल नहीं हुई है। शिकार से जब लोग लौटे तो मीका ने अपने पिता का स्वागत किया। उसने पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? असानो मुस्कुराकर बोले, किसी खास के लिए इतनी चिंता? तभी हमें पता चलता है कि उस 6 आंखों वाले जानवर को मारना कितना जरूरी था, क्योंकि कुछ ही दिनों में शोगुन के नाम से एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था, जो पूरे राज्य के लिए बहुत अहम था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए थी। असानो मीका के काम से बहुत खुश था। उसने कहा, अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करती। उस रात मीका काई के पास आई। काई बुरी तरह घायल था, तो मीका ने उसकी देखभाल की। थोड़ी देर बाद उसने यासानो की बात छेड़ी। मीका ने काई से कहा कि जब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसकी आंखों में झिझक थी। काई समझ गया कि मीका जान चुकी है कि असली बात क्या थी। उसने भारी दिल से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ यहाँ से। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, मगर मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी अलग। अगले दिन एक नई स्त्री राज्य में दिखाई दी, जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसकी आंखें भी 2 रंग की थी, बिल्कुल उसी लोमड़ी जैसी जो जंगल में दिखी थी। काई को बात संदिग्ध लगी तो वो ये बात बताने गया ओइशी को, मगर उन्हें पता नहीं था कि ओइशी का बेटा शिकारा उनकी बातें छुप कर सुन रहा है। काई ने कहा, हमारे बीच एक जादूगरनी है। ओइशी ने गंभीर स्वर में याद दिलाया, केवल राक्षस ही जादूगरनी का असली चेहरा देख सकते हैं। तुझे ये सब कैसे पता? अगले ही दिन त्योहार फिर से शुरू हुआ और वहाँ लॉर्ड कीरा अपने पूरे शानो शौकत के साथ पहुँचा। उसने लॉर्ड असानो से बहुत शालीनता से बातें की, पर दिल के अंदर दोनों एक दूसरे से गहरी नफरत करते थे। कीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम्हारे पास तो बड़ी सुंदर रखेल है। गुस्से में असानो ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये मेरी बेटी है, समझे? जरा तहजीब से बात करो। नाटक के बाद अब दोनों राज्यों के बीच मुकाबले की बारी आई। लॉर्ड कीरा का योद्धा बेहद ताकतवर था और उसकी लड़ाई देखकर सब लोग प्रभावित हो गए। कीरा ने ताने देते हुए मीका से कहा, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता का चुना हुआ योद्धा भी कमजोर नहीं होगा। लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि असानो ने यासानो को चुना था, ये सोचकर कि वही था जिसने 6 आंखों वाले उस दैत्य को मारा था। सब सोच रहे थे कि यासानो अब आएगा, मगर लड़ाई से ठीक पहले उसके सामने वही लोमड़ी प्रकट हुई और अब वो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जब शिकारा उसे लेने पहुंचा तो यासानो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं था। काई ने कहा, किसी और को बुला लो, पर अब समय निकल चुका था। अगर उनका योद्धा जल्द नहीं पहुंचा तो राज्य की बड़ी बेइज्जती हो जाती। यासानो सिर झुकाए बैठा था, पर नियमों के मुताबिक इस मुकाबले में सिर्फ एक सामुराई ही उतर सकता था और न काई न कोई और सामुराई था। मगर सामुराई हमेशा मुखौटा पहनते हैं और एक नकाब के पीछे कौन है ये कोई पहचान नहीं सकता। सब इंतजार करते करते ऊब चुके थे। शोगुन ने अपने सेवक को भेजा कि असानो से पूछे, कहाँ है तुम्हारा योद्धा? और तभी आंखों राज्य का योद्धा अखाड़े में पहुंच गया। उसकी एंट्री उतनी भव्य नहीं थी, पर सबने राहत की सांस ली। चलो आ तो गया, मगर ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिक पाया। कीरा का योद्धा उस बेचारे को तोड़ने लगा। एक वार से उसका मुखौटा गिरा और सबके सामने सच खुल गया। शोगुन ने तुरंत लड़ाई रुकवाई और नीचे आया। एक नजर में उसने पहचान लिया, काई कोई सामुराई नहीं था। शोगुन ने अपने
अपने सैनिक को आदेश दिया कि काई को तुरंत खत्म कर दिया जाए। मीका घबरा गई और काई के सामने आकर खड़ी हो गई। लॉर्ड असानो ने झुककर माफी मांगी और सारा दोष अपने सिर ले लिया। असानो ने कहा, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। शोगुन ने बात मान ली और दंड का निर्णय जनता पर छोड़ दिया। उसी शाम लॉर्ड कीरा के सामने वो जादूगरनी अपना अगला दुष्ट प्लान बता रही थी, कैसे वो आंखों के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, समय बिल्कुल सही है। असानो के सिर पर पहले से ही बहुत बोझ है। फिर उसने अपने जादू से एक मकड़ी बनाई। सोचो कितनी आंखें थी उसकी। हाँ, वही 6 आंखों वाला डरावना जीव। अब सब समझ आया पहले वाला राक्षस कहाँ से आया था। वो मकड़ी सरकती हुई असानो के होंठों तक पहुँची और एक जहरीले डंक से उसे बीमार कर दिया। असानो नींद से उठा और उसके दिमाग में भ्रम पैदा हुआ। उसे लगा कि कीरा मीका पर हमला कर रहा है। उसने तलवार उठाई अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, मगर ये सब उसके दिमाग में हो रहा था, जबकि बाहर सब ने देखा कि असानो ने वाकई कीरा पर वार कर दिया। सामुराई दौड़कर उसे रोकने आए और कीरा ने खुद को बेचारा दिखाने का नाटक किया। इस घटना के बाद शोगुन ने फैसला सुनाया, असानो को मौत की सजा दी जाएगी क्योंकि उसने एक मेहमान पर हमला किया था, लेकिन उसकी इज्जत और पद के कारण उसे आत्महत्या करने का अवसर दिया गया। बाद में असानो ने ओइशी से कहा, ये फांसी से कहीं बेहतर है। ओइशी ने दुखी होकर कहा, ये अन्याय है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको वश में किया गया था। मगर असानो अब सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो मीका से विदा लेने गया। उसने मीका से कहा, रोना मत, उन्हें ये मत दिखाना कि तुम टूट रही हो। असानो ने आखिरी बार मीका से ये कहा और फिर ओइशी के साथ वह वहाँ से चला गया। ओइशी ने उसके लिए तलवार को चमकाया, जबकि काई अब भी अपने घावों से उबर रहा था। बाकी सब लोग मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से असानो का अंत देखा। सामुराई अपने स्वामी की मौत का बदला लेना चाहते थे, पर ओइशी ने उन्हें रोका। उसने कहा, अगर हमने अभी लड़ाई शुरू की तो पूरे इलाके के निर्दोष लोग मारे जाएंगे। सिर्फ योद्धा नहीं, किसान और गाँव वाले भी। एक सच्चे योद्धा का पहला फर्ज होता है बाकियों की सुरक्षा के बारे में सोचना। उधर मीका ने शोगुन से कहा, असानो की एकमात्र बेटी होने के नाते मैं इस क्षेत्र की देखभाल तब तक करूंगी जब तक मेरी शादी नहीं होती। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है। अब से लॉर्ड कीरा आको राज्य का नया मालिक था। मीका को शोक मनाने के लिए 1 साल का समय दिया गया और उसके बाद उसकी शादी कीरा से कर दी जानी थी। शोगुन ने ऐलान किया कि असानो के सभी सैनिक अब सामुराई नहीं रहे, अब वे रोनिन हैं, यानी ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने स्वामी को खो दिया है। उसने ये भी चेतावनी दी, तुम में से कोई भी बदला लेने की कोशिश मत करना। कीरा ने सत्ता में आते ही पहला काम किया, उसने सभी रोनिनों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। उसने आदेश दिया, अगर कोई रोनिन यहाँ दिखाई दिया तो उसे तुरंत मार दिया जाए। ये सुनकर मीका का दिल टूट गया। सब कुछ बिखर चुका था। इसी बीच काई को रस्सियों में बांधकर वहाँ लाया गया। कीरा ने अपनी होने वाली पत्नी से कहा, इसे आखिरी बार देख लो क्योंकि अब तुम इसे कभी नहीं देख पाओगी। फिर उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, ओइशी का क्या करना है तुम जानते हो। उसे ओइशी पर तनिक भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। पूरा 1 साल ओइशी वहाँ कैद में पड़ा रहा। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, उसे घसीटकर बाहर फेंक दिया गया और उसका थका हुआ शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी पत्नी और बेटा दौड़कर पहुँचे। उन्होंने उसे गर्म खाना दिया। पत्नी ने रोते हुए बताया, सब लोग आको छोड़कर जा चुके हैं। उधर मीका को महल में ले जाया गया शादी की तैयारियों के लिए, क्योंकि उसे मिला 1 साल अब पूरा होने वाला था। ओइशी ने पूछा, काई का क्या हुआ? शिकारा ने बताया, उसे बहुत दूर गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। ओइशी ने खाना खाया, फिर अचानक खड़ा होकर बोला, मुझे 3 घोड़े चाहिए तुरंत। उसकी पत्नी ने रोकना चाहा, पर उसने गंभीरता से कहा, दुनिया से कह देना हमारा तलाक हो चुका है। मुझे कुछ ऐसा करना है जो जरूरी है और ये ही एक रास्ता है तुम्हें सुरक्षित रखने का। उसने आखिरी बार पत्नी को अलविदा कहा, शिकारा को कुछ बातें समझाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद जब उसने काई को पाया, वो बहुत ही बुरी हालत में था। उसे नशेड़ियों के मनोरंजन के लिए जानवरों की तरह लड़वाया जा रहा था। ओइशी उस अखाड़े में एक योद्धा बनकर घुसा, क्योंकि सिर्फ उसी तरह वो काई से बात कर सकता था। लेकिन पिछले 1 साल में काई पूरी तरह एक लड़ने की मशीन बन चुका था। उसे इतनी यातना दी गई थी कि वो ओइशी को पहचान भी नहीं पा रहा था। ओइशी बार बार चिल्लाता रहा, मैं हूँ, ध्यान दे, मगर काई लगातार वार करता रहा, जैसे उसके अंदर की आत्मा मर चुकी हो। वो बस लड़ रहा था बिना किसी होश हवास के। उसे तभी होश आया जब उसने मीका का नाम सुना। फिर दोनों ने मिलकर उस अखाड़े से भागने का रास्ता बनाया, गोलियों और तलवारों से बचते हुए। काफी दूर जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली और फिर आपस में बातें की। अब उनका रिश्ता बदल चुका था। अब वे सिर्फ योद्धा नहीं रहे, बल्कि 2 ऐसे इंसान थे जिन्हें एक ही दर्द ने एक दूसरे से जोड़ दिया था। काई अब पहले जैसा शांत, चीलो
पहले सा नहीं रहा। अब वह बोलने में तीखा और बेहद गुस्से वाला बन गया था। साथ ही ओइशी ने माना, मुझे तुम्हारी उस जादुई बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। लॉर्ड कीरा ने हमारे मालिक को धोखे से मार दिया है। अब उसे काई की मदद की सख्त जरूरत थी। 1 साल की जेल ने उसकी सोच बदल दी थी, इसलिए अब ओइशी काई के साथ बहुत इज्जत और नजदीकी से पेश आ रहा था। जल्दी ही कीरा के महल के बाहर एक आदमी आया। वो डच आइलैंड से खबर लेकर आया था। उसने बताया कि जिस योद्धा को तुमने हमें बेचा था वो एक सामुराई की मदद से भाग निकला। अब कीरा ने जादूगरनी से हिदायत दी है कि जल्द से जल्द ओइशी को ढूंढो। वो चाहता है कि ओइशी को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। इधर काई और ओइशी तालाब तक पहुँचे, जहाँ शिकारा उनका इंतजार कर रहा था। शिकारा ने ओइशी के सारे लोगों को वहीं इकट्ठा किया हुआ था। उसने कहा कि उसके पास एक प्लान है, पर ये प्लान शोगुन के आदेश के खिलाफ है। मतलब जो भी इसमें शामिल होगा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही उसने कहा कि उसका मकसद है लॉर्ड कीरा को खत्म करना, सभी लोग जोर से चिल्लाए और तैयार हो गए उसके हिसाब से काम करने को। किले में बहुत से गार्ड मौजूद थे। बड़ी सतर्कता थी, इसीलिए उन्हें पहले जानना होगा कि कीरा अपने मंदिर के दौरे पर कब जाएगा। उन्हें और लोग चाहिए और तलवारें भी। ओइशी ने यह काम अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को सौंप दिया। उनमें से एक आदमी काई पर गुस्सा करके उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, कहते हुए कि ये कोई सामुराई नहीं है। ओइशी ने उसे रोका और कहा, तुम भी अब सामुराई नहीं हो, हम में से अब कोई सामुराई नहीं रहा। फिर हर टीम अपने अपने काम पर निकल पड़ी। जल्द ही ओइशी और काई युत्सु नाम की जगह पहुँचे। यहाँ तलवार बनाने वालों का एक गाँव था। वह जगह सूनी सी लग रही थी, मानो कोई वीरान नगर हो। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उन्होंने कुछ सैनिक देखे, ओइशी ने कहा, हम तो किसान हैं, बस कुछ आहार खरीदने आए थे। सिपाही ने कहा, अब यह कीरा का गांव है। सिंकू ने शिकारा के हाथ देखकर कहा, ये किसी किसान के हाथ नहीं लगते। काई समझ गया कि क्या होने वाला है और उसने तुरंत उन सैनिकों पर हमला कर दिया। उसने सबको इतनी चौंकाने वाली तेजी से काट दिया कि उसके साथी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मरे हुए सिपाहियों की तलवारें उठा ली। अब साफ हो गया था कि कीरा ने पूरा इलाका जीत लिया है और वहाँ अब उन्हें हथियार आसानी से नहीं मिलेंगे। तब काई ने अपना राज बताया। उसने कहा कि हम तेंग्यू जंगल में हथियार ढूंढ सकते हैं, जहाँ वह भूत प्रेतों के बीच बड़ा हुआ है। उसने कसम भी खाई कि वह कभी भी उनकी दी हुई जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। ओइशी को उसकी भूत प्रेत वाली बातें पसंद नहीं आई, पर उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। बदला तो उसे किसी भी हाल में लेना था। तभी उनका एक आदमी लौटा और बताया कि कीरा का अगला दौरा कब होगा। पर रास्ते में वह एक सुंदर सी लड़की से मिल गया और वहीं रुक गया। उसकी आंखें कुछ अलग सी थीं। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इधर ओइशी के लोग सलीके से जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने उत्तर दिशा के बारे में पूछा और काई ने कहा कि वहाँ भूत रहते हैं। फिर ओइशी और काई एक घने अंधेरे गुफा में घुस गए, जबकि बाकी लोग बाहर ही रुके रहे। यदि बहुत से लोग एक साथ अंदर जाते हैं तो भूत प्रेत नाराज हो जाते हैं। काई ने ओइशी से कहा, कुछ भी हो जाए अपनी तलवार मत निकालना, ध्यान रखना चाहे कुछ भी हो। रोनिन बाहर गुफा के पास खड़े खड़े आपस में बातें करने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ओइशी को काई पर इतना भरोसा क्यों है। थोड़ी ही बातचीत के बाद उन्होंने फैसला कर लिया, हमें काई पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर उसने अंदर जाकर ओइशी को ही मारवा दिया तो अब वे लोग गुफा में दाखिल होने को तैयार हो गए। हालांकि उन्हें हर हालत में मना किया गया था। इधर काई गुफा के भीतर एक कमरे में अकेला गया। बहुत जल्दी ही वहाँ एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसके पास आया। दोनों बाहर की दुनिया पर बातचीत करने लगे, कैसे काई जैसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव हुआ करता है। कभी कभी उन्हें गंदा और नीचा समझा गया, कहीं से ठुकराया गया बिना किसी गलती के। मगर यहाँ भूतों की दुनिया में काई के साथ कुछ अलग हुआ, उसे अपनाया गया। वहीं बाहर के कमरे में ओइशी अपने लोगों की कटु नफरत देखकर हैरान रह गया। सबका दिल आग में झुलस रहा था। तभी यासानो हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। उसने एक अजीब सी लड़ाई शुरू की और ओइशी के दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, बार बार कहती कि तलवार निकाल और अपने लोगों को बचा। ओइशी बेचैन होकर मदद करने की कोशिश करता रहा, पर उसके लोग एक एक कर गिरते चले गए। तब काई ने वह तलवार मांगी जो दोनों के बीच रखी हुई थी। भूत ने कहा, हाँ ले लो, पर एक शर्त पर, पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। दोनों हवा में एक दूसरे की ओर टूट पड़े और काई बेहद तेज था। भूत यह देखकर खुश हुआ कि काई में अब भी उतनी ही लड़ाकू तेजी बाकी है। दूसरे कमरे में मीनवाइल सब कुछ उलट पलट हो रहा था। ओइशी के लोग कभी गुफा में नहीं आए थे। ये सब सिर्फ एक पर्दा था, ओइशी की लगन और भरोसे की परीक्षा। जब काई वापस लौटा तो उसके पास कई तलवारें थी। अब सभी रोने आंखों के सामने फिर उभर आए। एसुगाई वहीं था और उसने कहा, लॉर्ड कीरा आज रात किले को छोड़कर जाएगा। ओइशी ने संदेश तो लिया, पर ध्यान नहीं दिया कि एसुगाई की आंखें धुंधली सी हो गई थी। शिकारा भी लड़ाई में शामिल होना चाह रहा था, पर उसके पिता ने मना कर दिया। फिर वह एक बुजुर्ग के साथ पीछे हट गया। रात होने पर रोनिन चुपके से
जाल में घुसे। एक बहुत लंबे बालों वाला इंसान पूजा कर रहा था। वो बस ओइशी के आने का इंतजार कर रहा था। अचानक उसने पलटा और देखा वही जादूगरनी थी। उसके इशारे पर आसपास आग फैल गई। कई लोग मारे गए और कुछ रोनिन बुरी तरह घायल हो गए। किले में जादूगरनी ने लॉर्ड कीरा को एक तलवार दी और कहा यह पहले ओइशी की थी। फिर वो मीका को उकसाते हुए बताने लगी कि कैसे उसने अकेले ही तुम्हारे पिता की अच्छी खासी फौज को भी मिटा दिया। अपनी बातों के बीच वह अपना एक खंजर मीका के पास ही छोड़ गई और उसी समय मीका के मन में एक विचार आया। दूसरी ओर रोनिन के शिविर में पता चला कि जादूगरनी का जाल काम कर गया था। हाँ, कई घायल हुए पर ज्यादातर बच निकले। ओइशी ने माना मेरी गलती है, हमें इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब हमें तुरंत बदला लेना होगा। जीत हो या हार, यदि वे मरेंगे तो कम से कम सम्मान के साथ। तभी काई ने कहा हम अभी भी शुरू किया हुआ काम पूरा कर सकते हैं। अब जब हम हमला करेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि कीरा समझता है कि वे सब मर चुके हैं और सुबह ही उनको हमला करने का एक और अवसर मिल गया। काई वहाँ से जाते हुए नाटक करने वालों की एक पूरी टोली पहचान गया। उनकी मंडली पहले भी उस इलाके में नाटक कर चुकी थी। जब सैनिकों ने उन्हें रोका तो कलाकारों ने कहा हम लॉर्ड कीरा की शादी में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद सभी रोनिन ने एक नया योजना तैयार करना शुरू किया। उन्हें पूरी तरह एहसास था कि शायद अब वे लौटकर कभी न आए। वे ये भी जानते थे कि ये मिशन कितना जोखिम भरा है। संभावना थी कि उनकी जान भी चली जाए। उन्होंने अपनी कहानी को लिखकर तैयार किया ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। हर एक ने उस पर हस्ताक्षर किए। काई ने भी। अब वो उनके बीच कोई बाहर ही नहीं रहा था। यसानो ने सबके सामने सच्चाई कबूल की। 6 आंखों वाले उस दैत्य को मैंने नहीं बल्कि काई ने मारा था। थोड़ी देर से ही सही, पर उसने माफी तो मांग ली। साथ ही उसने बताया कि हर सामुराई 2 तलवारें रखता है और उसने अपनी दूसरी तलवार काई को दे दी। रात के अंधेरे में एक भव्य आयोजन शुरू होने वाला था। कीरा का किला सैनिकों से खचाखच भरा था। उन्होंने नाटक मंडली को दरवाजे से भीतर जाने दिया, पर किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि काई और ओइशी उसी मंडली में छिपे हुए किले के अंदर घुस चुके हैं। जल्द ही मेइका को शादी के परिधान में सजाकर कीरा के सामने लाया गया। दोनों के बैठते ही नाटक की शुरुआत हुई। जब सब लोग मंच पर चल रहे खेल में डूबे थे तो उसी मौके का फायदा उठाकर सभी रोनिन किले की दीवारों पर चढ़ गए। वे वहाँ के पहरेदारों को खामोशी से खत्म करने लगे। वे इतनी सफाई और संयम से काम कर रहे थे कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही वे किसी सामुराई को मारते, उनमें से कोई उसकी जगह ऐसे खड़ा हो जाता जैसे कुछ हुआ ही न हो। मंच पर लोग आग के खेल से रोमांचित हो रहे थे, पर अचानक जादूगरनी को एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। ओइशी भी अपना भेष बदलकर वहीं मौजूद था। उसने कुछ करतब दिखाने शुरू किए। उधर 3 सामुराई को खत्म करते वक्त थोड़ी गड़बड़ी हो गई और उनमें से एक ने ओइशी पर तीर चला दिया। तीर उसके हाथ को छूकर निकल गया, लेकिन वह हमला जो कीरा पर होना था वह असफल हो गया। अब लॉर्ड कीरा के सैनिक उसे और मेइका को तीरों की बौछार से बचाते हुए वहाँ से निकाल ले गए। सभी रोनिन उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब जगह जगह पर युद्ध छिड़ चुका था। काई अकेले ही कई दुश्मनों को धूल चटा रहा था। लॉर्ड कीरा ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को रोनिन्स का सामना करने भेजा। उसे देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखा। वे जानते थे यह व्यक्ति बेहद ताकतवर है, लेकिन तभी एक रोनिन ने जलता हुआ बारूद हथियारों वाले कमरे में फेंक दिया। भारी विस्फोट हुआ और कीरा का वह योद्धा उसी में जलकर मर गया। जादूगरनी ने तुरंत अपना रूप बदला और हवा में उड़ गई। मौका देकर मेइका ने अपने शादी के जोड़े में छिपा खंजर निकाला और कीरा पर हमला कर दिया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे नहीं मार पाएगी तो वह मौका देखकर वहाँ से भाग गई। पूरा किला अब युद्ध भूमि बन चुका था और सभी रोनिन अपनी पूरी शक्ति झोंक चुके थे। कुछ देर बाद काई और मेइका आमने सामने आए। काई ने कहा अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इतने में जादूगरनी फिर लौट आई। इस बार उसने अपने जादू से एक विशाल ड्रैगन का रूप धारण कर लिया, लेकिन काई निर्भय था। मैं तुमसे नहीं डरता। ड्रैगन ने आग के गोलों से हमला किया, पर अपनी विशेष तलवार की मदद से काई ने हर वार को रोक दिया और उस पर लगातार पलटवार करता गया। उधर ओइशी और कीरा के बीच अब बस एक पतली सी तलवार की दूरी बची थी। दोनों ने एक दूसरे पर ऐसा हमला किया कि तलवार टूटकर बिखर गई। अब उनके बीच एक भयंकर जंग छिड़ चुकी थी। दोनों ही बेहद ताकतवर योद्धा थे। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी से भिड़ते हुए काई की तलवार उसके हाथ से छूट गई। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन बन चुकी, जादूगरनी मीका पर झपटने के लिए आगे बढ़ी। काई ने अपनी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और तलवार को हवा में बुलाकर एक जोरदार वार किया। वो वार इतना तेज था कि ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे फिर से
अपनी असली रूप जादूगरनी में बदलने लगा। ये हमला इतना घातक था कि वह वहीं दम तोड़ बैठी। उधर किले के भीतर ओइशी ने भी लॉर्ड कीरा को परास्त कर दिया। आखिरकार उसने उसका सिर काटकर सबके सामने पेश किया। इस लंबे युद्ध का अंत यही हुआ। लॉर्ड कीरा के मरते ही उसके सैनिकों ने भी अपने हथियार डाल दिए। अब बदला पूरा हो चुका था। अंत में राजकुमारी ने भी काई के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया और दोनों के बीच एक नई मोहब्बत की कहानी जन्म लेने लगी। और इस तरह तलवारों की चमक और आंसुओं की बारिश के बीच एक नफरत में जन्मी कहानी प्यार में खत्म हो गई।